नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। दिल्ली मुख्यमंत्री आतिशी ने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की है और कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हनुमान मंदिर में पहुंचकर हनुमान जी का आशीर्वाद लिया है। पिछले 2 सालों में आम आदमी पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र रचे गए, केजरीवाल जी के खिलाफ बहुत षड्यंत्र रचे गए, लेकिन हनुमान जी ने हर संकट से हमारी रक्षा की है। उनका आशीर्वाद सदैव ही हम सब पर बना रहे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पिछले 2 सालों में आम आदमी पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र रचे गए, ऐसा कहना है आतिशी का। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी की ओर से आज सुबह हनुमान मंदिर में जाकर दर्शन पूजन किया गया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। केजरीवाल जी के खिलाफ काफी षड्यंत्र रचे गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी की ओर से ये बड़ी बातें कही गई हैं। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर है दिल्ली से, जहां पर टोबैको फ्री यूथ कैंपेन की शुरुआत दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में शुरू की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने दीप प्रज्वलित कर कैंपेन को शुरू किया है। और आपको बता दें कि प्रताप राव जाधव ने तंबाकू मुक्त युवा अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि आज का युवा कल के भारत का भविष्य है। जब हमारा युवा तंबाकू मुक्त होगा तो कल भारत का भविष्य भी। उन युवाओं से तंबाकू मुक्त यूथ की अपील की है। मंत्री ने कार्यक्रम में मौजूद युवाओं समेत अन्य को तंबाकू मुक्त यूथ कैंपेन की शपथ भी दिलाई है और साथ ही आगे कम से कम 10 लोगों को आगे शपथ दिलाने के लिए भी प्रेरित किया है। स्कूल में भी इसके ऊपर अगर हम लेसन वगैरह कोई देते, वहाँ पर पाठ्यक्रम में उनको हम शामिल करते, तो निश्चित रूप से आने वाली आगे की पीढ़ी पे इसका बहुत अच्छा असर होगा और हमारा भारत तंबाकू मुक्त होगा। इस टाइप का कैंपेनिंग आगे भी करना चाहिए। अभी देखिए 2 के लिए आने अभियान तो आपको लगता है साल भर चाहिए। अभियान तो एक लोगों में अवेयरनेस स्टार्टअप जिसे हम बोलते हैं, उसके लिए सरकार तरफ से की गई और बच्चों के से की गई है पहल है। लेकिन ऐसा नहीं कि 2 महीने की तंबाकू छोड़ दे। दिल्ली से है, जहां राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती दिल्ली में मनाई गई है और इनका आयोजन हम पार्टी के एडवोकेट आशुतोष कुमार ने राजा राम मोहन राव मेडिकल हॉल में किया है, माफ कीजिएगा मेमोरियल हॉल में किया है। और इसमें भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री संतोष सुमन मांझी ऑनलाइन शामिल हुए हैं। मंत्री जीतन राम मांझी और मंत्री संतोष मांझी ने राष्ट्र कवि दिनकर की कविताओं को याद करते हुए कहा कि राष्ट्र कवि की कविताएं राष्ट्र को समर्पित रही हैं। कार्यक्रम में कवि सुधा संजीवनी, विनय विनम्र और डॉक्टर आनंद वर्धन सिंह सहित अन्य नेता भी शामिल हुए हैं। सम्मेलन में मुझे इच्छा थी कि मैं सशरीर उपस्थित हो सकूं, लेकिन शायद ऊपर वाले को मंजूर नहीं था। मेरी तीव्र इच्छा रहते हुए भी मैं वहां नहीं आ पाया। इसका कारण है कि मुझे रांची आना पड़ा पार्टी के विशेष कार्य हेतु, और मुझे दुख है कि मैं आप सबके बीच में नहीं आ पाया। लेकिन मेरी आत्मा वहाँ पर है और मैं आज के दिन में आप सभी को शुभकामना देता हूँ, खास करके स्वर्ण प्रकोष्ठ के सभी साथियों को, वरुणेश विजय जी को, उनकी जो दिल्ली स्टेट की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको, वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को, जो गण्यमान्य व्यक्ति इस अवसर पर यहाँ उपस्थित हैं। मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आप सबको शुभकामना देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब इतनी संख्या में यहाँ पहुँच करके हमारी पार्टी के सदस्यता अभियान भी चल रहा है और हमारी पार्टी को मजबूत करने के लिए आप लोग दिल्ली के सभागार में उपस्थित हैं। ये भाइयों बहनों एवं विशेष करके राष्ट्र कवि दिनकर जी के चाहने वाले लोग, सब लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। आज दिनांक 23 सितंबर 2024 दिल्ली के राजा राम मोहन राय सभागार में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जयंती समारोह का भव्य आयोजन किया जा रहा है। आकस्मिक कारण के कारण मैं अपनी आत्मिक इच्छा रहते हुए भी इसमें शामिल नहीं हो पा रहा हूं, जिसका मुझे दुख है। किंतु हृदय से मैं स्वर्ण प्रकोष्ठ के हमारे युवा एवं यशस्वी साथी श्री वरुणेश विजय एवं श्री आशुतोष को अपना स्नेह और आशीर्वाद प्रेषित कर रहा हूं।
अगली खबर आपको हम ग्वालियर से बताते हैं, जहां पर सराफा कारोबारी को गोली मारकर लूटा गया है। 16 लाख की लूट के आरोपी शॉर्ट एनकाउंटर में दबोचा। 2 अन्य साथी भी गिरफ्तार। सभी मुरैना के निवासी हैं। कारोबारी को गोली मारी है और 17 लाख के जेवर और कैश भी लूटे हैं। ग्वालियर में पुलिस ने घेरा तो फायरिंग के एनकाउंटर में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने की भी बात सामने आई है। पुलिस ने बदमाशों को कोरिया मोदी गांव से के पास में घेरा। पुलिस को देखते ही बदमाशों ने फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में शातिर बदमाश के पैर में गोली लगी है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता दें। एनकाउंटर में 3 आरोपी की गिरफ्तार किए जाने की बात सामने आई है। पुलिस ने बदमाशों को केरिया मोदी गांव के पास घेरा है। और अगली खबर आपको हम रतलाम से बताते हैं, जहां कार ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी है। टक्कर लगने से जीजा और साली 10 फीट तक ऊपर उछल गए, जिससे जीजा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। वहीं साली को गंभीर हालत में इंदौर के लिए रेफर किया गया है। घटना रविवार की देर रात की है। इंदौर के हादसे के 16 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस सिर्फ कार ही जब्त कर पाई है। आरोपी ड्राइवर का पता नहीं चल सका है। हिट एंड रन के संबंध में जो है प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और जो गाड़ी बहुत तेज़ गति से चल रही थी जिसने एक्सीडेंट पारित की है, उस गाड़ी को भी जो है आइडेंटिफाई कर लिया गया है और साथ में इस घटनाक्रम में जो है एक की दुखद मृत्यु हुई है और एक गंभीर से घायल है। कोई आरोपी अभी गिरफ्तार में आया है चालक? जैसे मैंने बताया, हमने आइडेंटिफाई कर लिया एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। नीमच जिले के एक गांव में वारंटी को पकड़ने गई पुलिस टीम का एक सनसनीखेज वीडियो वायरल हुआ है और जिसमें सिविल ड्रेस में गए कुछ नकाबपोश पुलिसकर्मी आरोपी के परिवार की महिला को घसीटकर धक्का मुक्की करते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस महकमे में इस मामले में सार्वजनिक होने के बाद हड़कंप मचा है कि बिसलवाज कला में सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी एक घर पर पहुंचकर दरवाजे को ठोकते हैं। महिला जैसे ही बाहर आई तो पुलिसकर्मियों ने अंदर प्रवेश करने के लिए महिला से झड़प शुरू कर दी। महिला जमीन पर गिर गई, लेकिन पुलिसकर्मियों ने बदसलूकी जारी रखी और यहां से युवक को पुलिस ने गिरफ्त में लिया है। विसलवास कला की रहने वाली हूँ और कल सुबह 6:30 बजे करीबन कोई गुंडे आए हमारे घर में। मम्मी ने गेट बजा रहे थे। मम्मी जी ने गेट खोला, फिर मम्मी के साथ में बदतमीजी करने लग गए, मारपीट करने लग गए। उनको खींच के बाहर भी ले गए, रोड पे उनको खींचा उन्होंने। फिर वो 4 जने अंदर आए, मेरे हस्बैंड के रूम में चले गए, उनको ज़बरदस्ती उठाया। उनकी तबीयत ख़राब थी, उनको उठा के बाहर लाए। जैसे ही मैं दौड़ के उनको बचाने के लिए गई तो उन लोगों ने ना मेरे को भी धमकी दी कि तू अगर आगे आई तो हम लोग तेरे को भी मारेंगे और तेरे को भी खींच के लेके जाएंगे। तो मैं इस डर से पीछे हट गई और मैं बच्चे के बचाव के चक्कर में मैं पीछे हट गई। तो फिर वो लोग तो लेके चले गए। फिर हम लोग सीसीटीवी चेक करने गए कि ये लोग कौन है। तो सीसीटीवी चेक करने के बाद में हमने वायरल की। फिर उधर से फ़ोन आया हमारे पास में कि ये तो पुलिस वाले ही हैं। जांजगीर से खबर है, अवैध रूप से पिस्टल लेकर घूमते दिखे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। जांजगीर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। आरोपी के कब्जे से पिस्टल भी बरामद कर ली गई है। मैगजीन और 15 नग राउंड बरामद। आरोपी को न्याय प्रमाण पर भेजा गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां आरोपी रिमांड पर भेज दिया गया है। जांजगीर पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, आरोपी के कब्जे से पिस्टल बरामद कर दी गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें और जांजगीर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जांजगीर पुलिस की ओर से कार्रवाई किए जाने की बात सामने आई है। आरोपी के कब्जे से पिस्टल भी बरामद हो गई है। बीकेयू शहीद भगत सिंह सभी किसान मजदूर नौजवानों का, जिन्होंने पीपली किसान महापंचायत को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत की, उनका आभार व्यक्त करती है। हम किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।
आप सभी को मालूम है कि हरियाणा प्रदेश में चुनाव प्रचार जोरों पर है, जिसके मद्देनजर बहुत जगह पर किसानों के द्वारा शांतिपूर्ण सवालों का पूछने का सिलसिला जारी है। गांव स्तर पर किसान मजदूर मांगों को लेकर आम लोगों की सहमति से पक्ष और विपक्ष और सभी उम्मीदवारों से सवाल पूछने का सिलसिला जारी रहेगा। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो एक तो हमारी जो पिपली किसान महापंचायत थी, उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। पूरे प्रदेश से किसान जुटे हैं वहां पर और किसानों की बात है वो जो रखी गई है। और इसमें से सीधा सीधा अमित शाह ने देख लिया होगा कि जो बोलते थे कि 700 किसान बैठे हैं, कि कितने हजारों किसान वहां पर आ गए हैं। और हम उनको बताने देते हैं कि आपके तो टोटल मिलके 543 MP है जो पूरे देश को चलाते हैं। हमारे पास तो हजारों सैकड़ों किसान थे जो आए हुए थे। अगर आप बोलोगे कि जहां कहीं भी बोलोगे, अगर दिल्ली लेकर बोलोगे तो हम दिल्ली लेकर पहुंच जाएंगे इनको, लेकिन हमारे मुद्दे हैं वो आप हमारी मांगे उनको पूरा कर दें और हमारे मुद्दों को हल कर दें। पर लेकिन आज की जो स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो अंबाला के अंदर हमने रखी गई थी, कि अभी जो मतलब कि किसानों के सवालों का सिलसिला है वो जारी रहेगा। और इसमें एक नई बात, हम पक्ष और विपक्ष दोनों से सवाल करेंगे। इसमें एक पार्टी या उम्मीदवार नहीं, हम सबसे सवाल करने का सिलसिला हमारा जारी रहेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि सब जगह पर शांति में ढंग से सवालों का सिलसिला जारी रहे। अगली खबर सिरसा से है, जहां पर हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो गोपाल कांडा ने सोमवार को शहर के विभिन्न बाजारों में व्यापारियों से मुलाकात की है। और इस दौरान उनके अनुज गोविंद कांडा सिरसा सीट से भाजपा के प्रत्याशी रहे रोहताश जांगड़ा, इनेलो नेता गंगाराम बजाज, इनेलो नेता प्रदीप मेहता आदि मौजूद रहे। बताते चले कि गोपाल कांडा ने दुकानों पर जाकर व्यापारियों और कारोबारियों से बातचीत कर मतदान की अपील की है। इस दौरान बुजुर्ग और युवाओं से मुलाकात भी की। उन्होंने कहा कि हमेशा सिरसा का मान बढ़ाया है, वो हमेशा से सिरसा के हकों की आवाज उठाते रहते हैं। उन्होंने कभी भी राजनीति से अपने हित साधने का कार्य नहीं किया, बल्कि सिरसा की जनता के लिए आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि सिरसा के लोगों की समस्याओं से वो भली भांति वाकिफ हैं। इस दौरान रोडीगेट स्थित बाबा रामदेव मंदिर और जनता भवन रोड स्थित श्री श्याम बगीचे में विशेष नवाया। इसके बाद कांडा का काफिला शहर के भादरा बाजार, रोडी बाजार, पुरानी सब्जी मंडी रोड, जनता भवन रोड तक रोड शो निकाला गया है। है समर्थन लगातार आप में है। देखो क्या है कि आप आज सच्चाई देख रहे हो, ये शहर के लोग हैं, ये सिरसा का प्यार है, ये शहर के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर से आए हुए जो 100-200 लोग हैं। कल आपने देख ही लिया जो भगत सिंह चौक पे और एक इतने बड़े एक नेता की रैली है, वो भी भगत सिंह चौक में, वो भी क्या था आपको पता ही चल गया कि क्या है। शहर एक तरफा पूरा अपना प्यार, समर्थन और आशीर्वाद दे रहा है और बहुत बड़ी जीत होगी एक तरफा जीत। खबर है गुरुग्राम से, जहां पर बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी वर्धन यादव के लिए बीते दिन शाम को झाड़सा गांव में आशीर्वाद सभा आयोजित की गई। सभा में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष विभान सहित कई नेताओं ने शिरकत की है। इस मौके पर भूपेंद्र हुड्डा को गदा भेंट किया गया। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सभा में 36 बिरादरों की तरफ से युवा शक्ति ने प्रत्याशी वर्धन यादव को 5,51,000 रुपए व मुकुट पहनाया गया। और सभा को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बादशाहपुर और गुड़गांव से वर्धन यादव व मोहित ग्रोवर को जिताकर भेजो, फिर मजबूत सरकार हम बनाएंगे। हुड्डा से भाजपा सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि हम सरकार ने बातें तो बड़ी की है लेकिन काम नहीं किए। 2 बूंद बारिश में गुड़गांव जाम हो जाता है, सरकार ने टिकट दिए, काम नहीं कर पाए। तरह से संकेत है कि हरियाणा प्रदेश से भाजपा जा रही है और कांग्रेस की सरकार आ रही है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव की घोषणा हो जाएगी। इस समय 2 राज्यों जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं। इसके बाद चुनाव आयोग महाराष्ट्र व झारखंड राज्यों के चुनावों की घोषणा करने जा रहा है। इसको लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसी बीच चुनाव आयोग महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर आएगा और तैयारियों की समीक्षा करेगा। सूत्रों के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संघू की समिति 27 और 28 सितंबर को महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। और सूत्रों ने जानकारी दी है कि इस दौरे पर चुनाव आयोग की महाराष्ट्र टूर टीम 28 सितंबर को शाम 4:30 बजे मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी।
मुरादाबाद से खबर है, सपा डेलीगेशन ने डीएम से मुलाकात की है। कुंदर के उपचुनाव को लेकर डीएम से मुलाकात हुई है। उपचुनाव में लगभग 12,000 वोट काटने का आरोप है। मुस्लिम और यादव वोट काटने का आरोप लगाए जाने की बात सामने आई है। सपा जिला अध्यक्ष जयवीर यादव की मौजूदगी में मुलाकात। देहात विधानसभा से विधायक नासिक कुरैशी भी रहे मौजूद। कुंदरकी से पूर्व सपा विधायक हाजी रिजवान भी मौजूद रहे। डीएम कार्यालय पर पहुंचकर शिकायत दी गई है। फिलहाल की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। चुनाव होने जा रहा है कुंदरकी में, उसकी में आप देख रहे हैं कितने लोग खड़े हैं यहाँ पे, चाहे हमारी माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, छोटी छोटी बच्ची हैं। उन्हें तक दिखा दिया, किसी को विवाहित दिखा दिया, जबकि उनका विवाह नहीं हुआ और विवाहित दिखाकर उनका गांव से वोट काट दिया गया। आप देख रहे हो इनकी आईडी तक यहाँ पे लगी हुई है, तमाम तख्तियाँ लेके आए। 90 साल के बुजुर्ग हैं जो हमारे पूर्व विधायक हाजी रिजवान साहब इनके पिताजी हैं, उनका वोट काट दिया। सारे प्रमाण पत्र हमारे पास हैं। इसी सब चीज़ों को लेकर हम आज ये वकील साहब हैं हमारे, जिंदा आपके सामने खड़े हैं और वोट तो इस तरीके से ये भाजपा षड्यंत्र रच रही है और समाजवादी पार्टी के जो वोट हैं उनको काटने का काम कर रहे हैं। कम एक ही उपचुनाव होना है, एक ही हमारे जिले में उपचुनाव होना है और वो जो भी डेट उसकी आएगी वो बात की बात जब होगा। जी क्या शिकायत है फिर आपकी? हमारी शिकायत ये है कि जो BLO हैं उनके पास तरह तरह की सूचियां भेजी जा रही हैं या किन लोगों के द्वारा भेजी जा रही हैं। जब सिग्नेचर से आ रही हैं, लेखपाल भी लेके आए हैं उन्हें, तो ये किसके इशारे पर हो रहा है? फतेहपुर से खबर है, एडीएम और एसडीएम के बिगड़े बोल। न्याय के लिए भटक रहा पीड़ित परिवार। अधिवक्ता के साथ परिवार डीएम के पास ज्ञापन देने गया। ज्ञापन लेने आए एडीएम, प्रशासनिक और एसडीएम पीड़ित परिवार को बाहर निकालने का दे दिया फरमान। अधिकारियों के द्वारा वाद विवाद का वीडियो किया वायरल। पीड़ित परिवार से बातचीत का लहजा भूल गए साहब। सरकार की न्याय नीतियों का अधिकारी उड़ा रहे धज्जियां। सदर कोतवाली के कलेक्ट्रेट परिसर का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पीड़ित परिवार को बाहर निकालने का दे दिया फरमान। सरकार से लगा रहे न्याय की गुहार। एडीएम और एसडीएम के बिगड़े बोल। बुलंदशहर से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर बोरवेल में गिरे 2 किसानों की मौत की बात सामने आई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लिया है। मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा कर दी गई है। 4-4 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है। किसानों के गिरने की सूचना पर पहुंची थी रेस्क्यू टीम। फायर ब्रिगेड व फील्ड यूनिट ने किया था रेस्क्यू। बाहर निकालकर किसानों को पहुंचाया CHC। चिकित्सक ने किसानों को किया था मृत घोषित। सिकंदराबाद क्षेत्र स्थित चोला रोड की पूरी घटना बताई जाती है। बड़ी जानकारी, जहां 2 किसानों की मौत हो गई थी। क्या नियम? देखिए, आज यहाँ सिकंदराबाद देहात एक प्राइवेट ट्यूबवेल पर 2 लोग
चंद्रपाल और महेश काफ़ी दिनों से काम कर रहे थे। ट्यूबवेल 2 महीने से बंद था। आज वो उस ट्यूबवेल को चालू करने के लिए बोरवेल में उतरे थे और संभवतः गैस के रिसाव से हादसा हुआ है। पुलिस विभाग ने, नगर पालिका ने, फायर डिपार्टमेंट में तत्काल तत्परता दिखाते हुए उनको वहाँ से निकाला गया और वहाँ से निकाल करके तत्काल CHC सिकंदराबाद लेकर के आया गया। बट दुर्भाग्य ये रहा कि वो दोनों बच नहीं पाए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को जैसे ही पता चला उन्होंने संज्ञान में लिया है और इन लोगों को पूरे परिवार को सहायता देने के लिए हमें भेजा और पूरा SDM और तहसील के लोग तो यहीं लगे हुए थे। तो बहुत ही दुखद घटना घटी है, परंतु हम सभी लोग पूरे पीड़ित परिवार के साथ हैं। बांदा जिला अधिकारी कार्यालय में भारतीय किसान यूनियन बांदा के तमाम पदाधिकारियों ने किसानों से संबंधित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर मांग की है कि बैंकों के द्वारा किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है और जाति बीमा कंपनियों के द्वारा किसानों का कृषि बीमा किया जाता है, लेकिन उसका क्षतिपूर्ति लाभ कभी भी नहीं दिया जाता। ऐसी बीमा कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। अगली खबर हाथरस से है, जहां पर सासनी क्षेत्र के एक स्कूल में आज सांप निकलने से हड़कंप मच गया। प्रतिदिन की तरह बच्चे अपनी कक्षा में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे कि तभी एक सांप अचानक से क्लास में आ गया, जो वहां पढ़ रहे बच्चों के पैर पर भी चढ़ गया। सांप निकलने पर वहां उपस्थित शिक्षकों ने उसका वीडियो बनाया, जिसमें से वो बता रहे हैं कि करीब 1.5 महीने पहले भी एक सांप स्कूल परिसर में आ गया। बाद BSA की तरफ से स्कूल प्रबंधन को एक नोटिस जारी कर कहा गया था कि स्कूल के आसपास साफ सफाई और दीवारों पर प्लास्टर कराएं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी काम नहीं कराया गया है। अच्छा, तो ये जो सांप था ये तुम्हारे पैर पे होके निकला था बिल्कुल? अच्छा, जूते के ऊपर से। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। कानपुर में गंगा कटरी के गांव बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। यहां के दर्जनों से अधिक गांव में पानी भर चुका है। पानी भरने से इन गांवों का संपर्क मुख्य मार्गों से कट गया है। ऐसे में ग्रामीणों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम ग्रामीण अपने घरों को छोड़कर हाईवे पर अपना आशियाना बसाए हुए हैं। सड़क के किनारे दोनों ओर लोग पॉलीथीन की पन्नी लगाकर रहने को मजबूर हैं। मैं कहा चलो भैया दारू लेके आई चले, अरे पी चला बैठे बैठे बस मैया है। इस समय बहुत नुकसान हुआ। भिंडी वैसे लुबिया उबिया थी, लौकी वोकी थी और फूल वगैरह लगे थे, वो सब चला गया। हाँ, स्थिति तो हमारे यहाँ की बहुत खराब थी और ये लगभग कम से कम हो गए 5-6 दिनों से यहाँ बाढ़ का पानी आया हुआ है। और सब लोग ऐसे है कि मतलब यहाँ से निकल कर सब लोग हाईवे पे आ जा कर के रुके हैं। हम लोग हमारे सब जानवर तो वहीं पे सब लोग रुके हुए हैं। तो प्रशासन भी लोग कुछ मदद कर रहा है हमारे लोगों की। बस यही है कि मतलब वहीं पे अपना रह रहे हैं, अपना गुजारा वहीं पे हो रहा है। खबर है मेरठ से, जहां पर आप पार्टी ने शिक्षा व स्वास्थ्य सहित जन सुविधाओं की बहाली की मांग को लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ 26 सितंबर से 3 दिवसीय अनशन शुरू करने का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने जिलाध्यक्ष अंकुश चौधरी ने कहा कि अनशन स्थल कमिश्नरी पार्क से लगातार 30 दिन सरकार की उदासीनता से जिला अस्पताल व शिक्षा विभाग में व्याप्त मनमानी की पोल खोली जाएगी।
आज ये प्रेस वार्ता आगामी जो कार्यक्रम है आम आदमी पार्टी का, जो अनशन का कार्यक्रम है शहीद आजम भगत सिंह जी की जन्म जयंती पर 26, 27, 28 सितंबर को हम लोग यहाँ पे कमिश्नरी पार्क में केंद्र सरकार की पूंजीवादी नीतियों, निजी अस्पतालों और स्कूलों में जो लूट हो रही है उसके विरोध में 3 दिन का अनशन करने जा रहे हैं। हमारे साथ में पश्चिम प्रांत के अध्यक्ष सौमेन ढाका जी अनशन में सम्मिलित रहेंगे। आज प्रेस वार्ता में पश्चिम प्रांत के महासचिव मनीष सिंह जी हमारे साथ उपस्थित हैं। महानगर के हमारे अध्यक्ष भाई अंकित गिरी जी हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि सरकार ने जानबूझकर जो चंद पूंजीपतियों को लगभग 14 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा माफ करने का काम किया। दूसरी तरफ किसान बेहाल है, परेशान है, बदहाल है। आए दिन खबर आती है अखबारों में तमाम जगह कि किसान ने आत्महत्या कर ली। तो पूंजीपति मस्त हैं और किसान त्रस्त हैं। इसके खिलाफ हम लोग खड़े हो रहे हैं। जो अस्पतालों की लूट इस मेरठ के अंदर हो रही है, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर हेल्थ को लेके मेरठ के अंदर तमाम अन्य जनपदों से लोग आते हैं। और यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बाराबंकी ले चलते हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। भारतीय राजनीति पेश करते हुए भारत की सामाजिक नीति, भारत की आर्थिक नीति, भारत के अंदर राजनीतिक व्यवस्था, इन सब के बारे में अपने जो विचार व्यक्त किए, उन विचारों की प्रासंगिकता आज न केवल भारत में बल्कि पूरे वैश्विक समुदाय के सामने आज उन सभी मुद्दों की, उन मूल्यों की प्रासंगिकता देखने को मिल रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि आर्थिक उन्नति और प्रगति का मापक ऊंचे पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति से नहीं, बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति से की जानी चाहिए। और इसके लिए उन्होंने अंत्योदय की बात की। आज देश के अंदर चाहे वह भारतीय जनता हो या कोई भी अन्य राजनीतिक दल, अगर उनके एजेंडे का हिस्सा गरीब आया है, गांव आया है, किसान आया है, महिलाएं एजेंडे का हिस्सा बनी है और बिना भेदभाव शासन की योजना हर एक तबके तक पहुंचाना ये राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे का हिस्सा आया है, तो स्वतंत्र भारत में इस सबसे प्रखर प्रवक्ता के रूप में जिसे महापुरुष का नाम लिया जाता है, वह नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने उस समय जो बातें कही थी, उस प्रासंगिकता आज भी उस रूप में बनी हुई है। उन्होंने उसे जो बातें कही थी, अब लेखन में उन्होंने उन बातों का उल्लेख किया और स्पष्ट रूप से कहा। उन्होंने इन चीजों की उस समय बहुत मजबूती के साथ वकालत की थी, जो मुद्दे आज हमें दिखाई दे रहे हैं। और आज जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस पावन जयंती की पूर्व संध्या पर हम सब एकत्र हुए हैं, बाराबंकी जनपद के विजय उद्यान में उनकी भव्य प्रतिमा का आज यहाँ पर लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। उन स्थितियों में बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि पंडित जी ने आज से 7 दशक पहले जो सपने देखे थे, उन सपनों को साकार करने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की एनडीए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
शासन में शासन की बन रही योजना का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने का एक कार्यक्रम का हिस्सा है। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये यात्रा बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके निरंतर आगे बढ़ रही है। आज जब हम लोग जनपद बाराबंकी की बात करते हैं तो बाराबंकी स्टेट कैपिटल रीजन का एक महत्वपूर्ण जनपद बन चुका है। अब विकास का लाभ केवल लखनऊ तक, प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसका बराबर का भागीदार बाराबंकी भी बनने जा रहा है। बाराबंकी स्टेट कैपिटल रीजन का पार्ट बनते ही बाराबंकी के साथ यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान करने का कार्य, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा का लाभ प्रदान करने का कार्य और उसका लाभ भी बाराबंकी के वासियों को प्राप्त होने जा रहा है। वैसे भी बाराबंकी को इस बारे में सौभाग्यशाली है। एक और प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और दूसरी तरफ से अयोध्या धाम है। दोनों के बीच में बाराबंकी। विकास वहां हो या यहां हो, उसके लाभ से बाराबंकी को कोई वंचित नहीं कर सकता है और बाराबंकी इन योजनाओं के लाभ से आगे बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह अब नहीं होना चाहिए। यहां पर खास तौर पर बाराबंकी की जो पहचान बनती है, श्री लोदेश्वर नाथ मंदिर महादेवा को एक नई पहचान देने के लिए प्रदेश का धर्मार्थ कार्य और पर्यटन और संस्कृति विभाग लगातार कार्य करने जा रहा है और अब काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर, अयोध्या धाम की तर्ज पर महादेवा का भी एक बेहतरीन कॉरिडोर बनाने के सामने अग्रसर हुए हैं। बहनों और भाइयों, एक तरफ महादेवा धाम को उसकी पुरातन पहचान दिलाने का कार्यक्रम, दूसरी तरफ हॉकी इंडिया को अपने समय में दुनिया के अंदर एक नई पहचान दिलाने वाले इसी माटी के लाल भारत माता के महान सपूत श्री केडी सिंह बाबू की स्मृतियों को भी बनाए रखने के लिए उनकी पुश्तैनी कोठी को, यानी उनकी जो हवेली थी, जो उनका बंगला था, उसे सरकार ने लिया है और अब केडी सिंह बाबू और हॉकी इंडिया का एक भव्य स्मारक बनाने की तैयारी वहां पर होगी और हॉकी से जुड़े हुए खेल के प्रदर्शन और उनके कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य अब सरकार करेगी। राम स्नेही घाट के पास एक बेहतरीन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी हम लोग बनाने जा रहे हैं। याद रखना, हजारों नौजवानों के लिए नौकरी की सुविधा हम इसी बाराबंकी में पैदा करेंगे। वैसे भी हमारा बाराबंकी तो औद्योगिक दृष्टि से भी, शैक्षणिक दृष्टि से भी और प्रगतिशील किसानों की दृष्टि से भी काफी अच्छा कार्य कर रहा है। पद्म पुरस्कार से सम्मानित श्री राम शरण वर्मा जी भी तो इसी जनपद से हैं, जिन्होंने, देखिए, पढ़ाई महत्वपूर्ण नहीं होती, व्यवहारिक जीवन में व्यक्ति कैसे जीवन जीता है, अगर इसका उदाहरण देखना है तो श्री राम शरण वर्मा जी उसके उदाहरण हैं। एक प्रगतिशील किसान के रूप में पूरे देश के अंदर उन्होंने एक नई पहचान बनाई है। इस जनपद का एक पोटेंशियल है, तो अब यहां की सड़कों के बेहतरीन रखरखाव के साथ साथ उनके सुदृढ़ीकरण की भी कार्य योजना के साथ सरकार ने कार्य करना प्रारंभ किया है। आज यहां पर एक तरफ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ यहां मिलेगा, स्टेट कैपिटल रीजन का लाभ बाराबंकी जनपद को मिलेगा। केडी सिंह बाबू के नाम पर खेल की एक नई राजधानी के रूप में बाराबंकी विकसित होगा, तो बाबा लोदेश्वर नाथ मंदिर के कारण एक बेहतरीन कॉरिडोर भी धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से
बाराबंकी जनपद को प्राप्त होगा। दूसरी तरफ लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर वंचित परिवार को आवास की सुविधा मिलेगी, शौचालय की सुविधा मिलेगी, राशन कार्ड की सुविधा का लाभ मिलेगा, पेंशन की सुविधा का लाभ मिलेगा। हर बेटी जो पात्रता। और बाराबंकी से ये तस्वीरें देख रहे थे जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण किया है। और बढ़ेंगे खबरों की ओर। रायबरेली से खबर आपको बता देते हैं। रायबरेली से खबर, नगर पालिका की बोर्ड बैठक में हुआ हंगामा। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, ईओ स्वर्ण सिंह के सदन में बैठने को लेकर हुआ हंगामा। सभासदों ने ईओ के बोर्ड बैठक में बैठने की जताई नाराजगी, वार्ड में विकास न होने पर जताई नाराजगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता केशवानंद शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केशवानंद जी, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि रायबरेली जिले के शहर के नगर पालिका परिसर में आज बोर्ड बैठक की गई थी, जिसको लेकर के काफी बोर्ड बैठक में हंगामा देखने को मिला है। अध्यक्ष की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें जो जिले के नगर पंचायत के जो सभासद है वो आज मौके पर मौजूद थे। वही देखा गया कि ईओ स्वर्ण सिंह जब अध्यक्षता करने बैठे तो उनको लेकर के जो सभासद है वो काफी नाराज दिखे। वही सदन के अंदर जो है काफी हंगामा देखने को मिला है। सभासदों ने आगे कहा है कि अगर ईओ इस सदन में बैठेंगे तो आत्मदाह जैसी धमकी देने का कार्य सभासदों ने किया, जिसके बाद देखा गया कि सभासदों ने ईओ का काफी विरोध किया है। तो सदन से बाहर जो ईओ है उनको भेजा गया है। उसके बाद सदन की जो कार्यवाही है वो अभी चल रही है और इस पूरी कार्यवाही को लेकर के जो है हर एक मुद्दे पे रायबरेली के जो विकास है उन पूरे मुद्दे को लेकर के बात किया जा रहा है, क्योंकि सभासदों का आरोप है कि ईओ की जो लापरवाही है उसके चलते रायबरेली जो नगर पालिका क्षेत्र है वहाँ का विकास नहीं हो पा रहा, वार्डों का विकास नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर के सदन में आज काफी आवाज उठाई जा रही है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि यहाँ पर जो ईओ स्वर्ण सिंह के सदन में बैठने को लेकर सभासदों ने नाराजगी व्यक्त की है। और इसी बीच आपको एटा से खबर बता देते हैं। एटा से खबर, कमरे में फांसी लगाकर की आत्महत्या। कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या की युवती का शव का अंतिम संस्कार कराने पहुंचे परिजन। मृतक और उसके भाई के बीच दिन में हुई थी कहासुनी। भाई पत्नी को लेकर जा रहा था ससुराल। खबर आगरा से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक एवं हज राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी सदस्यता अभियान में शिरकत करने आज आगरा पहुंचे। सबसे पहले वो सर्किट हाउस पहुंचे, जहां पहुंचकर भाजपा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों से बातचीत की और कार्यकर्ताओं ने अपने मंत्री का स्वागत किया। इसके बाद मंत्री दानिश आजाद अंसारी संवाद कार्यक्रम में शिरकत करने जेपी होटल पहुंचे।
भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है और उसी के निमित्त हम और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने पार्टी से जोड़ के समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को तरक्की और तालीम से जो जोड़ने का हमारा लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का है। हम इस लक्ष्य पे पूरी गंभीरता से काम करेंगे और आज आगरा में सदस्यता अभियान को और गति देने का काम करेंगे। काफी मेहनत और प्रयासों के बाद कानपुर के ऐतिहासिक ग्रीन पार्क स्टेडियम को टेस्ट मैच की सौगात मिली है। 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक बांग्लादेश और इंडिया के बीच टेस्ट मैच ग्रीन पार्क में खेला जाएगा और जिसको लेकर खास तैयारियां की गई हैं। टेस्ट मैच की थीम ग्रीन पार्क में साइन कानपुर पर रखी गई है। नेचर को बनाने के लिए ग्रीन पार्क में ग्रीन व्यवस्था भी की गई है। मैच में दर्शकों को कनपुरिया अंदाज दिखाई देगा। पिज्जा से लेकर कनपुरिया चाट का स्वाद लेने की विशेष व्यवस्था है। साथ ही ग्रीन पार्क के सभी गेट पर सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं जिससे दर्शक सोशल मीडिया में एक्टिव हो सकेंगे। न सिर्फ क्रिकेटर्स और दर्शकों का खास ख्याल रखा गया है बल्कि शहीदों को उनके परिजनों का सम्मान प्रोग्राम भी किया जाएगा। ये सब तैयारी वेन्यू डायरेक्टर संजय कपूर ने प्रेस वार्ता कर मीडिया से साझा की है। साथ ही अपील की है कि दुल्हन की तरह सजे ग्रीन पार्क में अधिक से अधिक दर्शक आएंगे और आधुनिक सुविधा से लैस ग्रीन पार्क में मैच देखने का लुत्फ उठाएं। दर्शक आएंगे क्या? ग्रीन पार्क सज धज के तैयार है स्वागत करने के लिए इस उत्सव में सारे कानपुर वासियों का और बाहर के गेस्ट का। आइए आप सब 27 से ये मैच शुरू हो रहा है। आइए इस उत्सव में शामिल होइए और हर एक व्यक्ति के लिए हम सुविधा प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो खाने की हो, पीने की हो, अंदर आने की हो। आप मुस्कुराते हुए आइए और हंसी बिखेर के बाहर जाइए। दर्शकों के लिए हर स्टेशन पे स्टैंडीज पॉइंट हैं, सेल्फी पॉइंट हैं। आइए फोटो खिंचवाइए और खाने की अच्छी सुविधा, पानी पीने की अच्छी सुविधा, ताकि वो आएँ और कनपुरिया स्वाद चखें, कानपुर का फ्लेवर लें, चाहे वो चाट का फ्लेवर हो, चाहे वो टाको बेल का फ्लेवर हो, चाहे वो कुल्फी का फ्लेवर हो, चाहे वो छोला चना का फ्लेवर हो। तो कानपुर का फ्लेवर इस बार पहली बार मिलेगा ग्रीन पार्क में सारे दर्शकों को, ताकि वो आएँ, अच्छे से खाएं, एंजॉय करें मैच को। और टिकट ऑफलाइन मिल रहे हैं, आज से ऑनलाइन टिकट भी मिलना शुरू हो गए हैं। आप जाइए, काउंटर बाहर लगा है ग्रीन पार्क के, वहाँ से मैच के टिकट खरीदिए और इस उत्सव में भागीदार बनिए। इस यज्ञ में आप सब अपनी आहुति दीजिए, टिकट खरीद कर ये मैच देखने आइए। गौतम बुद्ध की तपोस्थली कौशाम्बी में श्रीलंका से आए अनुयायियों की बस में भीख न मिलने पर स्थानीय लोगों ने ईंट पत्थर चढ़ा दिए। इससे बस का शीशा टूट गया। इतना ही नहीं, बौद्धिस्टों से धक्का मुक्की भी की गई। आरोप है कि सूचना के बाद भी पुलिस नहीं पहुंची। इससे नाराज विदेशी श्रद्धालु चले गए। वहीं पुलिस का कहना है कि उनके पास ऐसी कोई सूचना ही नहीं थी। खबर गाजीपुर से, जहां पर सातपुर कोतवाली अंतर्गत सुबह एक गांव में मामूली कहासुनी में बदमाश दबंगों ने एक व्यक्ति को गोली मार दी, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई है। सीओ सातपुर ने गोलीकांड की पुष्टि करते हुए बताया कि 7:15 पर राजनपुर थाना सातपुर गाजीपुर में गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर स्थानीय पुलिस फोर्स घटनास्थल पर पहुंचकर घायल अजीत यादव CSC सातपुर इलाज के लिए लाया गया। घायल को बेहतर इलाज हेतु BHU ट्रॉमा सेंटर वाराणसी पुलिस फोर्स के साथ भेजा गया है। मामला यही रास्ते का था। 2022 में पहले 100 साल पहले से रास्ता था। 2022 में इसको हम खरंजा लगवा दिए थे नरेगा से, और उसके बाद मतलब ये अपने 3 पट्टीदार थे, एक हिस्सेदारी अपना बेच दिए। बेचने के बाद वो लगे बाउंड्री करने, जिसको बेचे हैं वो बाउंड्री कराने, तो पूरा गांव रास्ता के लिए विवादित कर दिया। तो 112 नंबर आई। 112 नंबर आने के बाद वो रोकी, फिर थाने पे गया। थाने पे कोई सुनवाई नहीं हुआ। फिर तहसीलदार साहब के यहाँ गया। तहसीलदार साहब लिखित दिए कि इसको खाली कराया जाए। इंस्पेक्टर साहब को, लेखपाल साहब को, कानगो साहब को। लेखपाल साहब आए, रिपोर्ट लगाए, और उसके बाद इंस्पेक्टर साहब एक बार भी नहीं आए हैं यहाँ पे, और न देखे। अभी तक उसी तरह है, रोज खाली हो रहा है। तहसील थाना दिवस पे भी गए तो तहसीलदार साहब बोले कि लाओ हम स्टे दे देते हैं। रिपोर्ट लगाकर लेखपाल साहब से मांगे, पता नहीं लेखपाल साहब अभी दिए कि नहीं दिए। आज सवेरे 7 बजे थाना सैदपुर पर सूचना मिली कि राजनपुर गांव में
किसी व्यक्ति को गोली मार दी गई है। तत्काल थाने की फोर्स मौके पहुंची और जिसमें जानकारी हुई कि अजीत यादव उर्फ गोलू यादव को गोली लगी है। इस संबंध में तत्काल जो है थाने द्वारा जो है इसको प्राथमिक इलाज कराया गया और इसको तत्काल ट्रामा सेंटर भेजा गया है, जो अभी खतरे से बाहर है। और इस संबंध में तहरीर प्राप्त हुई है जिसमें कुछ लोग नामजद हैं, जिस संबंध में टीम गठित कर दी गई है। तत्काल इनको गिरफ्तार किया जाएगा, विधिक कार्रवाई की जाएगी। और इसी बीच आपको बागपत से खबर बता देते हैं। बागपत से खबर, जहां पर दिन दहाड़े अपहरण का किया जा रहा प्रयास। बागपत से खबर, गैस एजेंसी वारदात की सूचना पर पुलिस प्रशासन में मचा हड़कंप। चाकू की नोक पर 3 नकाबपोश बदमाशों ने किया प्रयास। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। और चंदौली से खबर आपको बता देते हैं। चंदौली से खबर, सकलडीहा सीएससी अधीक्षक को धमकाया। फोन पर मिल रही जान से मारने की धमकी। ऑपरेशन से प्रसव कराने से नाराज हैं लोग। 26 गर्भवतियों के मुफ्त ऑपरेशन करवाए गए। ऑपरेशन से प्रसव कराने से नाराज हैं लोग। पुलिस अधिकारियों सहित थाना पुलिस को भी दी गई है जानकारी। सकलडीहा थाना क्षेत्र में संचालित है सीएससी। खबर कुशीनगर से, जहां पर तमकुहीराज थाना क्षेत्र में पुलिस की कई टीमों ने जाली नोट को बाजार में खपाने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। साथ ही 10 शातिरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 5.5 लाख रुपए के जाली नोट बरामद किए हैं। पकड़े गए अभियुक्तों से 1,10,000 रुपए की भारतीय व 3,000 रुपए की नेपाली करेंसी मिली है। जाली नोट खपाने वालों की गिरफ्तारी के लिए तमकुहीराज, तरिया, सुजान व सेवरही थाने के साथ ही साइबर टीम को भी बुलाया गया था। जाली नोटों में डील करने वाले एक गैंग को बस्ट किया गया है, जिसमें टोटल 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 5.5 लाख से भी ज्यादा जाली नोट वो बरामद हुआ है। 1 लाख से ज्यादा नगद कैश बरामद हुआ है। 10 तमंचे इनके पास से मिले हैं। 30 जिंदा कारतूस मिले हैं। 12 यूज्ड कारतूस मिले हैं। इसके अलावा काफी संख्या में सिम कार्ड, लैपटॉप वो बरामद हुआ है। पास से 4 सुतली बम भी बरामद हुआ है। इस गैंग के जो टोटल 10 सदस्य हैं, मोहम्मद रफीक खान उर्फ बबलू खान, तमकुहीराज का रहने वाला, औरंगजेब उर्फ लादेन, नौशाद खान, मोहम्मद रफी अंसारी, शेख जमालुद्दीन, नियाजुद्दीन, रेहान खान, हासिम खान, शिराज हसमती और परवेज इल्लाही, ये सभी एक शातिर किस्म के इसमें कई बदमाश हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि की मूर्ति विग्रह प्रकरण में सनातन धर्म रक्षा पीठ वृंदावन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई आगरा अतिरिक्त सिविल जज सीनियर डिवीजन न्यायाधीश भवेश श्रीवास्तव की कोर्ट में हुई, जिसमें वादी पक्ष सनातन धर्म रक्षा पीठ वृंदावन, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रीना सिंह मथुरा, भाजपा नेत्री सोनिया ठाकुर एवं सनातन धर्म रक्षा पीठ की राष्ट्रीय महामंत्री नीतू सिंह चौहान, हरसरू की तरफ से अधिवक्ता राजवीर सिंह चौहान ने न्यायालय को अवगत कराया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को छोड़कर अन्य 3 प्रतिवादी विपक्षी गण को लगातार 2 बार नोटिस भेजने के बाद भी प्रतिवादी न्यायालय में अपना पक्ष रखने नहीं आए। क्यों छुपेगा, तो सामने आएगा। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का